नमस्कार बच्चों। मैं डॉक्टर प्रमोद सती एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और बच्चों, इस बार हम नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और बच्चों, आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, तो हम क्लास 12th के पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, और जहां तक पहुंचेंगे वहां तक चलेंगे। और इसके जो नीट में और जेई में आए हुए प्रश्न हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो भी हम स्टडी करेंगे। तो पहले 1 और 2 क्लास आपकी थ्योरेटिकल होने वाली है, उसके बाद हम पहले चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, अपने समय को बर्बाद न करें और कॉपी पेन लेकर रखें। जो चीज़ नोट करने वाली है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनको आप नोट करें और एक्टिवली पार्टिसिपेट बच्चों करें। ठीक है। और बार बार बोल रहा हूँ, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्टडी सेल्फ स्टडी है। आप गाइडेंस लेके, चाहे आपके अपने शिक्षक की गाइडेंस लें, अपने पेरेंट्स की गाइडेंस लें, अपने सीनियर की गाइडेंस लें, हमारी गाइडेंस लें, गाइडेंस लेके खुद आपको स्टडी करनी है बच्चों। ठीक है, ओके। तो हम चलते हैं पहले चैप्टर की तरफ। ठीक है बच्चों, वैद्युत। तो आपका जो पहला चैप्टर है दैट इज द वैद्युत स्थितिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, क्लास 12th का दैट वैद्युत स्थितिकी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बच्चों। ठीक है। तो इससे पहले हम थोड़ी से आपको आवेश के बारे में बता लेते हैं बच्चों। ठीक है, दैट इज द आवेश। आवेश दैट चार्ज बच्चों। ओके, अगर आपके चार्ज आवेश रेस्ट पोजीशन में है, विराम अवस्था में है, अगर आपके आवेश क्या है बच्चों, विराम अवस्था में है, आपके आवेश कैसे हैं, विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है। अगर आपके चार्ज कैसे हैं, रेस्ट पोजीशन में है। अगर आपके चार्ज कैसा है बच्चों, रेस्ट पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है, तो तब हम फिजिक्स की जिस ब्रांच की स्टडी कर रहे हैं कि चार्ज को रेस्ट पोजीशन में रखा, और फिजिक्स की स्टडी की, फिजिक्स की उस ब्रांच को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पहले चैप्टर में और इससे लगता हुआ दूसरा चैप्टर जो कैपेसिटर वाला है, इन दो चैप्टर में आप चार्ज को क्या रखेंगे बच्चों, विराम अवस्था में रखेंगे। ठीक है, चार्ज को रेस्ट पोजीशन में रखेंगे, तब उसके कारण देखेंगे क्या क्या उसके अराउंड फर्क पड़ रहा है। तो उसकी जो स्टडी करने वाले हैं वो किस में करने वाले हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब, इलेक्ट्रो का मतलब आप समझ सकते हो इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक्स का मतलब आप समझ सकते हो रेस्ट पोजीशन में। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मींस चार्ज, जब आपका चार्ज रेस्ट पोजीशन में है तो फिजिक्स की उस ब्रांच को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इस पूरे चैप्टर में आप चार्ज को क्या रखने वाले हैं, रेस्ट पोजीशन में रखने वाले हैं, फिर इसकी स्टडी करने वाले हैं। तो दैट्स आवेश अगर विराम अवस्था में है तो उस ब्रांच को, तब हम जो स्टडी कर रहे हैं उस ब्रांच को फिजिक्स की बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहली चीज। दूसरी चीज बच्चों, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th का, कि अगर आपका चार्ज विराम अवस्था में है, अगर आपके आवेश किस में है बच्चों, विराम अवस्था में है, चार्ज किस में है बच्चों, रेस्ट पोजीशन में है, चार्ज किस में है, रेस्ट पोजीशन में है, तो चार्ज के चारों ओर का जो फील्ड होता है, चार्ज के चारों ओर जो वो एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं बच्चों, हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या, चार्ज के चारों ओर जो फील्ड जनरेट होगा उस फील्ड को क्या कहेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। दैट इज द वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, चाहे आपका चार्ज नेगेटिव चार्ज हो या चाहे आपका चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो, इसके चारों ओर का जो फील्ड है बच्चों, इसके पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड होता है बच्चों, वो क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है, मतलब बाहर की तरफ होता है। कैसे पता करते हैं हम, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही कम होता है। अगर इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां पर रखा तो बच्चों ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर बाहर की तरफ भागा तो हम कहेंगे ये वाला चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। मान लो यहां पर क्यू चार्ज था और हमने क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज यहां पर रखा, जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलने वाले हैं। तो अगर ये चार्ज बाहर की तरफ भाग रहा हो तो मैं यहां पर कहूंगा यहां पर पॉजिटिव
चार्ज है। और अगर ये चार्ज अंदर की तरफ भाग रहा है, जैसे ये नेगेटिव के कारण जो फील्ड होता है वो कन्वर्जेंस होता है, अगर ये क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ भाग रहा है तो हम कहेंगे यहां पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो हमारा यहां पर प्रश्न यह है कि इस चार्ज के चारों ओर का वह फील्ड जिसमें एक क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज एक फोर्स का अनुभव करे, इस फील्ड को बोलते हैं हम वैद्युत क्षेत्र। ओके, अभी हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। जस्ट मैं आपके दिमाग को खोलना चाह रहा हूं कि क्या हो रहा है, कि इस चार्ज पर कितना दम होता है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कि अगर आपका चार्ज रेस्ट पोजीशन में तो चारों ओर का क्षेत्र कैसा, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर यही चार्ज, पहली कंडीशन, अगर आपका चार्ज रेस्ट पोजीशन में है तो उसके चारों ओर का क्षेत्र कैसा है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र। दूसरी कंडीशन कि अगर आपका यही चार्ज, सुनते रहना बात को, अगर आपका यही चार्ज, पहली कंडीशन ये, अगर आपका यही चार्ज मतलब आवेश, अगर आपका आवेश एक समान वेग से गतिमान है, इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, अगला चौथा और पांचवा चैप्टर जो आएगा तुम्हारी क्लास 12 में, कि अगर आपका ये आवेश एक समान वेग से गतिमान है, एक समान वेग से या चाल से गतिमान है, जैसे ऑस्टेट के नियम में क्लास 12 में पढ़ा है कि ये कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, इसमें पूरा सर्किट बना हुआ है, अगर इसमें ये चार्ज इलेक्ट्रॉन एक समान वेग से क्या करते हैं बच्चों, गतिमान हैं, तो बच्चों क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इसके चारों ओर क्या जनरेट होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि जब आपका आवेश, इलेक्ट्रॉन का मतलब आवेश, जब आपका आवेश एक समान रूप से गतिमान है तो उसके चारों ओर क्या जनरेट होता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र। अरे बात समझ में आ रही है, क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या जनरेट होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मतलब पहले में चार्ज रेस्ट में था, चारों ओर क्या फील्ड जनरेट हुआ, विद्युत, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र। अगर वही चार्ज किसी निश्चित सरकमस्टांसेस में एक समान वेग से चल रहा है तो चारों ओर क्या जनरेट हुआ, चुंबकीय क्षेत्र। मतलब विद्युत क्षेत्र को भी उत्पन्न करने वाला कौन, आवेश। चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करने वाला एक कंडीशन में कौन, आवेश। और अगर यही आवेश एक्सेलरेट हो जाए, मतलब यही तीसरा कंडीशन कि अगर चार्ज, आपका आवेश क्या हो जाए बच्चों, चार्ज मतलब आपका आवेश अगर त्वरित हो जाए, एक्सेलरेट हो जाए, मतलब आपका आवेश क्या हो जाए, एक्सेलरेट हो जाए, एक्सेलरेट हो जाए मतलब त्वरित मोशन हो जाए, तो बच्चों यही आवेश क्या करता है, अगर आपका चार्ज एक्सेलरेट हो जाए मतलब त्वरित हो जाए, त्वरित हो जाए तो क्या करेगा बच्चों, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करता है। तो यही क्या करेगा, किसी निश्चित सरकमस्टांसेस में विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्सर्जित करता है, तरंगों को उत्पन्न करता है। ओके बच्चों, यही क्या करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करेगा। मतलब मैंने अभी सिर्फ आपको चार्ज की गाथा बताई है कि अगर आवेश आपका रेस्ट पोजीशन में तो चारों ओर का फील्ड विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वही चार्ज एक समान वेग से किसी निश्चित सरकमस्टांसेस पर भाग रहा है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ उसके चारों ओर क्या जनरेट हुआ, चुंबकीय क्षेत्र। और अगर उसी चार्ज पर एक्सेलरेट हो जाए, मतलब चार्ज पर दिखता आ जाए, मींस चार्ज एक्सेलरेट हो जाए, मतलब अगर आपका चार्ज की एक्सेलरेशन हो जाए, त्वरित हो जाए, तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगों को भी उत्पन्न करता है। जैसे भाई सूरज से हमारे पास विद्युत चुंबकीय तरंगें आ रही है, सन से, ये जो लाइट जली है इनसे विद्युत चुंबकीय तरंगें आ रही है, तो हो क्या रहा होगा इसके अंदर, इसके अंदर चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल में आपको तीसरी वाली कंडीशन का एग्जाम्पल थोड़ी से आइडिया देता हूं आपको कि तीसरी वाली कंडीशन में जैसे मान लो हाइड्रोजन है, क्या है बच्चों, हाइड्रोजन। अब बच्चों आप सुपर 100 के बच्चे हैं,
आप सुपर 100 के स्टूडेंट हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप सुपर 100 हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन में क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस, कोई भी एटम जो बनता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चारों ओर क्या राउंड करता है, इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। इज इट क्लियर? तो अब देखो, हाइड्रोजन का जो ऊपर वाली कक्षा होगी, ऊपर वाली जो सेल होगी वो खाली है, मतलब इसके पास कमरा तो है लेकिन ये खाली है। अब बच्चों क्या होगा, सन के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम कंटिन्यूअसली क्या हो रहे, चेंज हो रहे, एनर्जी को कंटिन्यूअसली क्या कर रहे, रेडिएट कर रहे, जो हम तक भी पहुंच रहा है। तो वहां हो क्या रहा है, वहां चार्ज पर देवता आ रहा है बच्चों, मतलब चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेट का मतलब ये हाइड्रोजन ने कुछ एनर्जी ली किसी प्रकार से, और इसके आउटर ऑर्बिटल, आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, इसने कुछ एनर्जी ली और कहां चले गया बच्चों, ऊपर वाले सेल में चले गया। ये इलेक्ट्रॉन कहां चले गया, ऊपर वाले सेल में चले गया। अब ऊपर वाले सेल में बच्चों ये हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है, यहां ये हमेशा नहीं रह सकता, ये केवल यहां मैक्सिमम कितना रहेगा, 10⁻⁻⁸ सेकंड से कम समय तक रहेगा। मतलब चार्ज एक्सेलरेट हो गया, इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज, और क्या हो गया बच्चों, एक्सेलरेट हो गया। एक्सेलरेट इतने से कम समय तक रहेगा, लेकिन जब ये इसके बाद ये नीचे आएगा ना, तो जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्व की थी, उसी एनर्जी को जब ये यहां से नीचे आएगा, मतलब डी एक्सेलरेट होगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, तो जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी, उसी एनर्जी को क्या करेगा बच्चों, ये रेडिएट कर देगा। इसको बोलते हैं फोटोन। विद्युत चुंबकीय तरंगें जिस पार्टिकल या जिस पैकेट से मिलकर बनी होती है, दैट इज द फोटोन। और यही फोटोन एनर्जी है बच्चों। अलग अलग प्रकार के फोटोन अलग अलग होते हैं, इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंगें अलग अलग प्रकार की होती है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, विद्युत चुंबकीय तरंग। अब समझो मेरी बात को भाई, सारा कमाल चार्ज का है। चार्ज रेस्ट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज यूनिफॉर्म मोशन कर रहा तो मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज एक्सेलरेट होकर डीएक्सेलरेट हुआ तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न कर रहा है। मतलब सारे के सारे झगड़े की जड़ कौन है, चार्ज है। अब झगड़ा नहीं बोलेंगे बच्चों, ये नेचर का गेम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसने उत्पन्न किया, चार्ज ने। मैग्नेटिक फील्ड भी किसने उत्पन्न किया, चार्ज ने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी किसने उत्पन्न किया, चार्ज ने। तो बच्चों क्लास 12th में आप इस चार्ज का 2/3 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर में आप चार्ज रेस्ट रखेंगे। उसके बाद आप तीसरे चैप्टर में इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ेंगे कि करंट जब फ्लो होगा तो उसका केवल फ्लो वाले की स्टडी करेंगे। उसके बाद चौथे अगले वाली यूनिट में आप इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंगे, जब आपका चार्ज एक्सेलरेट और डीएक्सेलरेट होता है। तो ये सारा का सारा गेम किसका है, चार्ज का। लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में स्टडी करेंगे हम सिर्फ इस पहले पार्ट की, जो आपका पहला पार्ट था कि जब आपका चार्ज किस में था, रेस्ट पोजीशन में था, तो चारों ओर क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और उसकी ही हमें स्टडी करनी है। ठीक है बच्चों, तो नाउ कुछ प्रॉपर्टी हम चार्ज की पढ़ लेते हैं जो आपको पता होना चाहिए कि आवेश आपका क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरी में आपको ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आवेश, दैट इज द आवेश, दिस इज आवेश, चार्ज। ओके बच्चों, चार्ज। ओके, चार्ज किसी भी मटेरियल की एक इनहेरेंट और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। चार्ज किसी भी बॉडी की क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, अपना गुण है। जैसे जड़त्व गुण है, जैसे द्रव्यमान गुण है, वैसे ही चार्ज किसी भी बॉडी का अपना एक गुण है बच्चों। ठीक है, और चार्ज आपके दो प्रकार के होते हैं। चार्ज कितने प्रकार का, आवेश कितने प्रकार के हैं बच्चों, दो प्रकार के। एक होता है धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। ठीक है, दैट इज द धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। कैसे पता लगा, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश का नाम हमने क्या दिया उसको, इसको बोल दिया बच्चों हमने प्रोटॉन।
ओके, और ऋणात्मक आवेश को हमने क्या बोल दिया बच्चों? इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर बच्चों? बस इसको इलेक्ट्रॉन बोल दिया ऋणात्मक आवेश वाले को, और धनात्मक आवेश वाले को क्या बोल दिया बच्चों? प्रोटॉन बोल दिया। ऋणात्मक आवेश, ओके बच्चों, आवेश की जो यूनिट होती है वो आपको पता है, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों? कूलाम होता है। कूलाम ग्रेट साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर हम आगे पढ़ने वाले हैं। कूलाम्स लॉ क्या होने वाला? आवेश का मात्रक हो गया आपका कूलाम। इज इट क्लियर? के से डिनोटेड करने वाले हैं। आवेश एक अदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि है बच्चों। अच्छा है असदिश नहीं हुआ, वरना बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। आवेश क्या है? अदिश राशि है, केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। आवेश क्या है? आपकी अदिश राशि है। समान आवेश एक दूसरे को रिपल करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। कैसे देखा? एक्सपेरिमेंट से देखा है ना। समान आवेश मतलब लाइक चार्जेस आर रिपल टू ईच अदर। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये सब पता है आपको, इसलिए फटाफट, मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इन पर फोर्स ये एक दूसरे को क्या? दूर भगाएंगे। नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज है तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर भगाएंगे। ये नेगेटिव चार्ज और ये भी नेगेटिव चार्ज है तो क्या भगाएंगे बच्चों? दूर भगाएंगे। लेकिन अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, मतलब विषमान चार्ज, विपरीत चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो दैट्स समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? आकर्षित करते हैं, दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। ओके, मींस नेगेटिव और पॉजिटिव हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों? अट्रैक्टिव करेंगे। ये नेगेटिव और पॉजिटिव है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्टिव, एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आते हैं हम यहीं पर अगेन, प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो आवेश है आपकी, ये क्या है? इनहेरेंट और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और दिस इज द इंट्रिंसिक और इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है बच्चों। ठीक है, तो दैट्स, इनको यहां पर मैं मिटा रहा हूं, और यहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ी से और आइडिया ले लेते हैं, जो कि तुम्हें याद होना चाहिए। अगर आपको एग्जाम दे रहे हैं तो जितने डाटा हम लिखा रहे हैं उतना आपको तो याद होना चाहिए बच्चों। ठीक है, कि यहां पर जो आपका इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो चार्ज है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो दैट -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है बच्चों, अगर आप इसको मैग्नीट्यूड लेना चाह रहे हो तो मैग्नीट्यूड में आप 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो नेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश ही दुनिया में स्वतंत्र रूप से सबसे छोटा आवेश है। सुनते रहना बच्चों, कि इलेक्ट्रॉन का आवेश ही दुनिया में, इस यूनिवर्स में स्वतंत्र रूप से रहने वाला सबसे छोटा आवेश है बच्चों। स्वतंत्र रूप से इससे छोटा आवेश दुनिया में नहीं रहता है। यूनिवर्स में इंडिपेंडेंटली अगर कोई सबसे छोटा आवेश है तो वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और इस दुनिया में जितने भी आवेश है वो सबसे छोटे आवेश का इंटीग्रल मल्टीपल है। उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉन का मास कितना? रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान। क्या बोला बच्चों? इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान कितना होगा बच्चों? विराम द्रव्यमान मतलब रेस्ट मास कितना होगा? तो डिनोटेट करेंगे me से। me, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ये तो होगी इलेक्ट्रॉन की बात।
नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड लेंगे उतना पॉजिटिव ले लेंगे। इलेक्ट्रॉन का जो विराम द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोटॉन के बारे में स्टडी करते हैं। प्रोटॉन, ये तो इलेक्ट्रॉन की बात थी, ओके बच्चों। और प्रोटॉन बच्चों पॉजिटिव चार्ज, ओके, डिनोटेट करते हैं आप P से, इलेक्ट्रॉन को डिनोटेट करते हैं आप E से बच्चों, ठीक है। प्रोटॉन को डिनोटेट करेंगे P से। प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है बच्चों, प्रोटॉन पर आवेश उतना ही होता है, लेकिन प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है बच्चों, ओके। नाउ प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान, मतलब जब रेस्ट में है तो उसका द्रव्यमान कितना है, विराम द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, MP से डिनोटेट करेंगे, और ये होता है अप्रोक्सीमेटली 1.66 या 67 भी लिख सकते हैं आप, इंटू 10⁻⁻27 kg। ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है, कितना भारी प्रोटॉन है, उसका मास कितना है। तो ये प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना, तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है। तो बच्चों ज्यादा द्रव्यमान किसका है, वो द्रव्यमान बच्चों प्रोटॉन का ज्यादा है। देखो 10⁻⁻27 है या 10⁻31 है, तो पावर में माइनस में जो ज्यादा होगा उसकी वैल्यू कम होती है बच्चों, ठीक है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत ज्यादा होता है बच्चों। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है बच्चों, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अप्रोक्सीमेटली 1837 टाइम ग्रेटर होता है। मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना ज्यादा है। मतलब कि जैसे यह तराजू है बच्चों, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1 kg है, मान लिया है, तो प्रोटॉन का कितना होने वाला है, 1837 kg। इलेक्ट्रॉन की कोई औकात नहीं है मास के हिसाब से, द्रव्यमान के हिसाब से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है और प्रोटॉन बहुत भारी है। इसलिए बच्चों जब आप द्रव्यमान निकालते हैं तो आप इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना ज्यादा है कि तराजू में रख लिया तो ये इतना केजी, इलेक्ट्रॉन को रखे बगल में, जाओ मैं भी देखता हूं कितना भारी है, इलेक्ट्रॉन हिला ही नहीं पाएगा इसको, यस एंड नो। तो दैट्स, ये थोड़ी सा आइडिया आपको दे दिया कि 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पता कैसे करेंगे, दूसरी बॉडी को लेके जाकर ही पता लगेगा। अगर 2 अट्रैक्ट कर रहे हैं तो मतलब दोनों पर विपरीत चार्ज है, 2 रिपल कर रहे हैं तो दोनों पर क्या है, आप कह सकते हैं कि दोनों पर क्या है, अनलाइक चार्जेज हैं, ठीक है। लेकिन अगर 2 बॉडी अट्रैक्ट कर रहे हैं तो 100% यह बात सही नहीं है कि दोनों विपरीत चार्ज हो, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम आगे करने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो ये मैं आपको ये आपका थोड़ी से चार्ज के बारे में स्टडी थी। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी होती है जो आपको आनी चाहिए बच्चों, ठीक है। और चार्ज और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है, थोड़ी उसमें हम समझ लेते हैं बच्चों, ठीक है, कि चार्ज, आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर है, ठीक है। आवेश एक तरफ लिखा मैंने, आवेश, और एक तरफ लिखा मैंने द्रव्यमान। बच्चों याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये दोनों में अंतर क्या हो रहा है कि द्रव्यमान भी तो है, मैं कह रहा हूं कि ये डस्ट, जो ये मटेरियल है, ये एटम परमाणु से मिलकर बना है, और परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है। तो भाई अगर इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चार्ज है, आवेश है, तो क्या ये चार्ज, क्या ये सिर्फ आवेश से मिलकर बना है या क्या द्रव्यमान से भी मिलकर बना है? और अगर आवेश से भी मिलकर बना है, द्रव्यमान से भी मिलकर बना है, तो फिर आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर है? समझ में आ रही बात? तो पहली चीज बच्चों, फर्स्ट बच्चों, आवेश ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। आवेश क्या हो सकता है? ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है किसी बॉडी पर आवेश हो ही ना, ऐसा भी संभव है। तो दैट्स, आवेश ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। लेकिन बच्चों द्रव्यमान हमेशा क्या होगा?
धनात्मक होगा। द्रव्यमान हमेशा क्या होगा बच्चों? द्रव्यमान हमेशा क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है। द्रव्यमान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है बच्चों, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चों, आवेश के बीच लगने वाला जो बल है, माना दो, एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा बच्चों? प्रतिकर्षण लगेगा इन दोनों पर। अगर एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो क्या लगेगा बच्चों? आकर्षण। मतलब आवेश के बीच लगने वाला बल हमेशा, सॉरी, लगने वाला बल प्रतिकर्षण भी हो सकता है और आकर्षण भी हो सकता है। आवेश के बीच लगने वाला बल क्या होगा बच्चों? आवेश के बीच लगने वाला बल जो है, बल आकर्षण भी हो सकता है और क्या हो सकता है बच्चों? प्रतिकर्षण भी हो सकता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकते हैं। प्रतिकर्षण मीन्स दैट इज द अट्रैक्शन, मे बी द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, मे बी अट्रैक्शन और मे बी रिपल्सन। आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ओके बच्चों, यस एंड नो। लेकिन दो बॉडी के बीच में, अगर ये एक द्रव्यमान है m1, ये एक द्रव्यमान है m2, इनके बीच में हमेशा और हमेशा आकर्षण बल लगेगा बच्चों। अगर दो बॉडी है, ये दो है बच्चों, इन दो मार्कर के बीच में हमेशा आकर्षण बल लग रहा है। अगर मैंने मान लिया कि दोनों मार्कर न्यूट्रल है, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो बल लग रहा होगा वो आकर्षण बल लग रहा होगा। लेकिन इनका बल का मैग्नीट्यूड इतना कम है कि ये एक दूसरे को नहीं खींच पा रहे हैं, लेकिन इनके बीच में आकर्षण बल लग रहा है बच्चों। ठीक है, तो दैट्स दो द्रव्य हमेशा आकर्षण बल लगता है। तो इनके सेकंड वाला क्या होगा? दो द्रव्यमान वाली वस्तुओं पर हमेशा क्या लगता है बच्चों? आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल लगता है। इज इट क्लियर? अच्छा बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर तीसरा कि चार्ज निरपेक्ष होता है। ठीक है, चार्ज क्या होता है? निरपेक्ष होता है। और इसको मैं दूसरे तरीके से यह कह सकता हूं कि चार्ज वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता है। कि अगर मान लिया जाए ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है नेगेटिव का। तो चाहिए 10 मीटर से भागे या चाहिए 1000 मीटर पर सेकंड से भागे, इसके चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसका चार्ज फिक्स है तो है। ओके बच्चों, इसको बोलते हैं कि चार्ज निरपेक्ष होता है। मतलब आपका इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। समझ में आ रही बात? तो ये इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, चाहे 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा या 100 मीटर पर सेकंड से भाग रहा, इस पर इतना चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, तो उतना ही चार्ज रहने वाला है। इज इट क्लियर? लेकिन बच्चों, द्रव्यमान जो है वो वस्तु की चाल पर निर्भर करता है। अगर मान लिया जाए मैं बहुत तेजी से भागता हूं, तो बच्चों मेरा द्रव्यमान बढ़ता जाएगा। यह होता है सापेक्षता के सिद्धांत से आता है बच्चों ये फॉर्मूला, कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे किसी वस्तु की चाल बढ़ती है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता जाता है बच्चों। मतलब कि द्रव्यमान निरपेक्ष नहीं होता है, द्रव्यमान वस्तु की चाल बढ़ने से बढ़ती है, चाल बढ़ने से बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। जैसे फॉर्मूला बच्चों, ये वाला फॉर्मूला कहीं आपने किसी किताबों के कोनों पर देखा होगा, ये फॉर्मूला कि m = m0 डिवाइडेड बाई √1 - v²/c²। ओके, 1 - v²/c²। जहां देखो ये मैं भाग रहा हूं, मान लिया जाए मैं भाग रहा हूं स्पीड से। ओके, तो जहां m0 क्या था? जब मैं रेस्ट पोजीशन में था तब मेरा द्रव्यमान था, और ये m क्या है? जब मैं v वेलोसिटी से भाग रहा हूं या v स्पीड से भाग रहा हूं तब मेरा द्रव्यमान बच्चों। इज इट क्लियर? तो यहां पर सुनते रहना बात को, यहां पर c जो है वो क्या है? प्रकाश की चाल। और प्रकाश की चाल कितनी होती बच्चों? c निर्वात में लगभग 3 × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके बच्चों, तो इसके अनुसार मतलब वस्तु का द्रव्यमान
उसकी चाल पर निर्भर करता है। अगर v बढ़ेगा तो ये डिनोमिनेटर कम होगा, अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो ये बढ़ जाता है बच्चों। मान लो बच्चों कि कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई पार्टिकल है जिसको लाइट ऑफ स्पीड से हम फेंकना चाह रहे हैं। तो जैसे आप सुनते होंगे कि किसी भी मटेरियल पार्टिकल को लाइट की स्पीड, इस स्पीड से नहीं फेंका जा सकता है। क्यों नहीं फेंका जा सकता है, यहां पर इस फॉर्मूले से भी आप उसको थोड़ी सा समझ सकते हो बच्चों। जरूरत नहीं है आपको ज्यादा समझने की, लेकिन थोड़ी सा, अगर भी सी की स्पीड से फेंक दिया जाए, मान लो, ओके, इससे लेना देना नहीं है इस बात का, ठीक है, इसकी स्पीड से फेंक दिया जाए तो क्या होगा बच्चों, देखो यहां पर आ जाएगा m0 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो गया 1, और v स्क्वायर मतलब c स्क्वायर, मैंने c से फेंका ना, तो c स्क्वायर और c स्क्वायर, तो c स्क्वायर बाय c स्क्वायर 1, तो ये कितना हो गया m0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अंडर रूट 1 माइनस 1, तो ये क्या हो गया m0 डिवाइडेड बाय 0, कितना हो गया इनफाइनाइट। मतलब वस्तु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा बच्चों, अनंत हो जाएगा, जो कि नेचर में थोड़ी पॉसिबल नहीं लग रहा है भाई। मतलब अगर हमने इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया तो उसका द्रव्यमान अनंत हो गया, अनंत कोई सीमा थोड़ी होती है। तो इसमें दो ही चीज होते हैं, दो ही चीज हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जब हम फेंकेंगे तो अनंत हो जाए, या फिर हम इलेक्ट्रॉन को कभी लाइट की स्पीड से फेंक ही नहीं सकते हैं। तो बच्चों अब तक जो फिजिक्स हम जानते हैं उसके अनुसार हम मटेरियल, द्रव्य के कण को लाइट की स्पीड से नहीं फेंक सकते। अगर हमने लाइट की स्पीड से फेंक दिया तो उसका द्रव्यमान अनंत हो जाएगा। दूसरी लैंग्वेज में बोलूंगा, उसके लिए समय रुक जाएगा बच्चों, और नेचर में समय रुक जाएगा यह सिर्फ पिक्चर की बात हो सकती है, रियलिटी में अभी ऐसा होना हमें, हमारी समझ से परे है बच्चों, ठीक है। तो हो सकते हैं आने वाले 100 साल बाद, 200 साल बाद, या आपके समय में आप कोई नई फिजिक्स लाएं। इज इट क्लियर बच्चों? तो आपको मेहनत करेंगे तो आप हर चीज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी ज्ञान बच्चों अंतिम ज्ञान नहीं होता है। साइंस के शिक्षक और एक लर्नर होने के नाते मैं यह कह सकता हूं, कोई भी ज्ञान अंतिम ज्ञान नहीं होता है। हो सकता है आने वाले 50 साल बाद यह फिजिक्स चेंज हो जाए। ओके बच्चों, तो यहां पर हम इतना ही छोड़ते हैं इसको। तो ये जो फॉर्मूला आता है ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आता है, जो कि आइंस्टाइन ने दी है बच्चों। तो यहां पर हमारा पॉइंट क्या था कि तीसरा, मतलब जो चार्ज है, ये चार्ज इस, अगर पार्टिकल के मोशन बढ़ रहा है तो चार्ज नहीं बढ़ेगा, जबकि द्रव्यमान बढ़ता है। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका चौथा पॉइंट बच्चों, फोर्थ पॉइंट आपका क्या है? फोर्थ पॉइंट आपको बता देता हूं थोड़ी सा। फोर्थ पॉइंट बच्चों आपका है कि आपका आवेश संरक्षित है। आपका आवेश मतलब फिक्स है बच्चों, आपका आवेश संरक्षित है। मिनिमम आवेश जो इंडिपेंडेंटली रहता है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, कि आवेश क्वांटीकृत है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं बच्चों इसको, क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि आवेश क्वांटीकृत है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश क्या है? क्वांटीकृत है। क्वांटीकृत का मतलब आवेश फिक्स है कि Q इज इक्वल टू किसी पर कितना हो सकता है, n प्लस माइनस n इंटू ई, जहां n एक पूर्णांक है और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है बच्चों। तो n का मतलब n या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड सो ऑन। n कभी भी 1.2 नहीं हो सकता या 1/2, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो इस सृष्टि का जो चार्ज है, आवेश है, वो जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है उसके फिक्स पूर्णांक के मल्टीपल हैं, कि या तो इलेक्ट्रॉन के 10 गुना होगा, 20 गुना होगा, 100 गुना होगा, अरब गुना होगा, खरब गुना होगा, लेकिन पॉइंट में नहीं हो सकता है। ओके, लेकिन बच्चों द्रव्यमान के लिए अभी तक हमारे पास कोई ऐसा क्वांटीकृत नहीं आया है। क्वांटाइजेशन ऑफ मास अभी भी अंडर द रिसर्च प्रोसेस है। अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि सबसे छोटा द्रव्यमान इतना है। जैसे हमने चार्ज में बोल दिया ना कि इंडिपेंडेंटली सबसे छोटा चार्ज किसका है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का। वैसे हम द्रव्यमान में नहीं बोल सकते बच्चों कि सबसे छोटा द्रव्यमान इसका है, हमें पता ही नहीं है किसका है। समझो जरा बात को, छोटी बात है लेकिन गहरी बातें हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज स्टैब्लिश है, लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ मास
अभी भी स्टैब्लिश नहीं है, क्योंकि मास एनर्जी में कंजर्व होता है, एनर्जी मास में कंजर्व होता है। ठीक है, तो अभी भी क्वांटाइजेशन बाकी है। क्वांटाइजेशन क्या है बच्चों इसमें? क्वांटाइजेशन इसमें अभी भी क्वांटाइजेशन बाकी है। किसमें बच्चों? द्रव्यमान में। ओके, समझ में आ रही बात? तो ये मेन डिफरेंस है आपके जो चार्ज और द्रव्यमान में है। एक लास्ट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस, अगर किसी वस्तु में चार्ज है, अगर माना इसमें चार्ज है, ये वस्तु है, अगर इस वस्तु में आवेश है तो 100% इसमें द्रव्यमान भी होगा। समझो जरा बात को। अगर किसी वस्तु में आवेश है तो निश्चित द्रव्यमान भी होगा, द्रव्यमान भी निश्चित होगा। ओके, मतलब द्रव्यमान भी होगा। लेकिन बच्चों अगर किसी वस्तु में सिर्फ द्रव्यमान है, माना कोई वस्तु है जिसमें सिर्फ मास है, तो उसमें आवेश होगा ही होगा। ये 100% नहीं कह सकते बच्चों हम। हो भी सकता है आवेश और नहीं भी हो सकता है। अगर द्रव्यमान है, ये पांचवा पॉइंट, कि यदि वस्तु में द्रव्यमान है, यदि द्रव्यमान है, यदि वस्तु पर क्या है, यदि द्रव्यमान है तो आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैसे भाई? देखो, जैसे आप सुनते रहना बात को, जैसे कोई भी मटेरियल बनता है तो एटम से मिलकर बनता हो। एटम में इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। मान लो मेरे पास कोई ऐसी वस्तु है जिसमें सिर्फ न्यूट्रॉन है, मान लो, ऐसा एजम्पशन कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ क्या है बच्चों? न्यूट्रॉन है। कोई वस्तु है जिसमें सिर्फ न्यूट्रॉन है। भाई न्यूट्रॉन पर कोई आवेश है? नहीं है। क्लास 9 से पढ़ रहे हो आप लोग कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। देखो, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है। न्यूट्रॉन क्या है? ये बॉडी क्या है? आवेश रहित है, आवेश रहित है। लेकिन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बच्चों लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, या थोड़ी सा उससे ज्यादा होता है। तो बच्चों जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, आगे पढ़ेंगे आप न्यूक्लियर वाले चैप्टर में अच्छे से, तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। जबकि उस पर आवेश, न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है? आवेश रहित होता है, दैट जीरो आवेश होता है। तो मतलब अगर किसी बॉडी पर द्रव्यमान है तो उस पर आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके बच्चों, और अगर किसी बॉडी पर आवेश है तो 100% उस पर द्रव्यमान भी होगा। समझ में आई बात बच्चों? एकदम क्लियर है? ओके, अच्छा, एक और कि बच्चों जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, यह फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर नहीं करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर नहीं करता है मतलब व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? कि आवेश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? निर्देश तंत्र पर आवेश निर्भर नहीं करता है, जबकि द्रव्यमान करता है बच्चों। ठीक है, जबकि द्रव्यमान फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। मतलब जरा देखो भाई, 6 कौन सी कंडीशन, 7th वाला पॉइंट, 6 और 7 जो भी है, देखो बच्चों, जैसे एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को, या एक इलेक्ट्रॉन को, देखो बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं पृथ्वी से देखूं तो इस पर चार्ज इतना ही रहेगा, नेगेटिव का कूलाम, यस एंड नो, नेगेटिव का इतना चार्ज रहेगा। इसी को मैंने कहां से देखा बच्चों? पृथ्वी से देखा। इसी चार्ज को मैं चंद्रमा से देखता हूं तो इस पर उतना ही आवेश रहेगा। इसको बोलते हैं कि ये जो आवेश है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर नहीं कर रहा है। एकदम क्लियर बात? एकदम क्लियर। जबकि द्रव्यमान बच्चों, हालांकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो बहुत कम है, ग्रेविटेशनल का उस पर इफेक्ट ना के बराबर पड़ेगा, लेकिन द्रव्यमान फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर करता है। मतलब द्रव्यमान डायरेक्ट नहीं कह सकता हूं मैं ये, क्योंकि वो वेलोसिटी पर निर्भर कर रहा है कि कौन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितनी स्पीड से जाएगा,
तो द्रव्यमान आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर करता है, जिसके कारण उसका भार भी चेंज हो सकता है, क्योंकि भार, हालांकि यहां इनका द्रव्यमान इतना कम है कि इसमें ग्रेविटेशनल का इफेक्ट ना के बराबर पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप जानते हो ना W इक्वल टू M इंटू जी। भाई जब वेलोसिटी चेंज होगी तो यह द्रव्यमान चेंज होगा। ओके, तो द्रव्यमान चेंज होगा तो भार भी चेंज होगा। समझ में आ रही बात? तो द्रव्यमान वेलोसिटी बढ़ने के कारण या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण इस पर फर्क पड़ता है, और जी पर भी फर्क पड़ता है। आपको पता है चंद्रमा पर जी की वैल्यू कम, सूरज पर, वो पृथ्वी पर जी की वैल्यू ज्यादा, जो भी है, तो भार पर फर्क पड़ने वाला है। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि द्रव्यमान फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड, जबकि आवेश फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपका आवेश और द्रव्यमान पर क्या थे बच्चों? ये आवेश और द्रव्यमान का आपके अंतर थे, जो आपको पता होनी चाहिए। दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होने वाली है, ठीक है। और आवेश के कारण आपका जो आवेश आपका धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, जी न्यूट्रॉन है तो जीरो, और द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होगा। आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान चाल पर निर्भर करता है कि जैसे जैसे चाल बढ़ेगी तो द्रव्यमान भी किसी वस्तु का बढ़ता है। लेकिन वो चाल बच्चों बहुत नियर टू लाइट की स्पीड के कंपैरिजन होने वाली है, और उस फिजिक्स की उस ब्रांच को कहते हैं हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। ओके बच्चों, कि जब हम किसी पार्टिकल की स्पीड लाइट के 10% 15% पर लेते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? तो यहां पर कुछ अंतर थे। और बच्चों, अगर मुझे किसी बॉडी को आवेशित करना है तो उसके लिए मेरे पास 3 मेथड है बच्चों। कि अगर मान लिया जाए मैं इन 2 बॉडी को आवेशित करने वाला हूं, तो मेरे पास 3 मेथड है, और कौन सा मेथड किस पर लगाऊंगा मैं, यह इस बात पर निर्भर करने वाला है कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, या एक मेटल है या एक नॉन मेटल है। अरे बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही बात? माना तुम आपने नापना, आपने वेट लेना है सोने का, और आप किलोग्राम वाला तराजू लेके जाएंगे तो ऐसा तो होगा नहीं। निर्भर करेगा आप, इसी प्रकार से इस पर भी निर्भर करेगा आप किसको आवेशित करने वाले हैं। अगर दोनों नॉन मेटल है तो आप घर्षण विधि से इनको आवेशित करेंगे। ओके बच्चों, तो किसी बॉडी को आवेशन करने की विधियां, तो आवेशन करने की विधियां 3 विधियां है बच्चों। आवेशन जनरली 3 विधियां आवेशन करने के। किसी बॉडी को अगर मुझे चार्ज करना है तो उसकी 3 विधियां हैं। सबसे पहले घर्षण विधि। ओके बच्चों, बाई फ्रैक्शन मेथड, घर्षण विधि, घर्षण द्वारा, ऐसे लिख लेना, घर्षण द्वारा, बाई फ्रैक्शन किसको करेंगे? अधातु को, मतलब इंसुलेटर को अगर आपको चार्ज करना है, इंसुलेटर को अगर आपको क्या करना है बच्चों? चार्ज करना है, तो आप इस बॉडी को यूज करने वाले हैं, आप इस विधि को यूज करने वाले हैं। तो दैट्स, जैसे घर्षण द्वारा, तो देखो एक ये थी और दूसरी ये थी, या तो ये दोनों अधातु होनी चाहिए या दोनों में से एक अधातु होनी चाहिए बच्चों, शर्त है इसके लिए। ठीक है, ओके, तो ये तो दोनों अधातु या दोनों में से एक अधातु होनी चाहिए। तो देखो ये है आपके 2 बॉडी, ये ए बॉडी है और ये बॉडी है। आपने क्या किया? इनको फ्रिक्शन किया बच्चों। फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन किया आपने, तो आप जानते हो कि कोई भी, चाहे वो धातु है अधातु है, किससे बन के बना होगा? परमाणु से मिलकर बना होगा। परमाणु के आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन, देखो जब आप फ्रैक्शन करेंगे, इसको जब आप रगड़ेंगे, तो बच्चों आपने मोशन किया, मोशन करने के बाद इस पर थर्मल ऊर्जा आ गई, दैट इज द ऊष्मीय ऊर्जा आएगी। यस एंड नो, मतलब इसमें जो आउटर ऑर्बिटल के आपके इलेक्ट्रॉन है, ये थर्मल एनर्जी के कारण इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो बच्चों होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होंगे, और ये निर्भर करेगा कौन बॉडी लेने वाली है, कौन बॉडी देने वाली है, दोनों बॉडी के नेचर पर। अरे समझ में आ रही बात? मेरे को खाना चाहिए नहीं, तुम जबरदस्ती खिला रहे हो तो मैं थोड़ी खा पाऊंगा। तो ऐसे ही जब इनको रगड़ते हैं तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में थर्मल ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्वायर्ड करता है, और इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हो जाते हैं बच्चों? ट्रांसफर हो जाते हैं। ओके बच्चों, अगेन
प्रोटॉन क्यों ट्रांसफर नहीं हुए? प्रोटॉन क्योंकि न्यूक्लियस में है बच्चों, पहली चीज। और दूसरा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी है? 1837 गुना, मोटे मोटे तौर पर, कई बार 2000 गुना भी बोल देते हैं। तो इतना भारी भरकम हाथी थोड़ी जाएगा इधर से इधर, और वैसे भी वो न्यूक्लियस के अंदर है कि माना ये एटम है, प्रोटॉन बाबा तो इधर बैठा है। समझ में आ रही बात? तो जब थर्मल एक्साइटेशन, जब आप दो बॉडी को फ्रैक्शन करेंगे तो थर्मल ऊर्जा बढ़ेंगे, थर्मल ऊर्जा के कारण आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो एक लेना चाहेगा एक देना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। तो कुछ देर बाद आप देखेंगे, जब आप इनको अलग करेंगे तो देखेंगे बच्चों, इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज, इस बॉडी में नेगेटिव चार्ज। मान लिया जाए पहले इसका द्रव्यमान था m1, ओके बच्चों, और m था और इसका द्रव्यमान था, मैं ये बोल देता हूं, ये ma था और इसका द्रव्यमान बोल दिया मैंने mb। मान लो बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हुए तो इसका द्रव्यमान ma से ज्यादा होगा या कुछ कम हो जाएगा? भाई देखो, इलेक्ट्रॉन यहां से इधर गया, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान बच्चों कम हुआ है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, बशर्ते बहुत ही कम द्रव्यमान कम हुआ है, लेकिन कुछ तो कम हुआ है। तो जो इस नए Ma डैश का इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो Ma से क्या है बच्चों? कम है। और जो Mb डैश, जो ये Mb डैश का द्रव्यमान है, मतलब जो ये द्रव्यमान है, ये बढ़ गया है Mb से। क्यों बढ़ा? क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो बच्चों इसको बोलते हैं, यहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है और यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर, और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। यहां हमने पॉजिटिव चार्ज नहीं दिया। अगर किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो उससे इलेक्ट्रॉन को खींच लाओ। प्रोटॉन हमारी बस की बात नहीं है बच्चा न्यूक्लियस से खींचना। समझो, इस बात को फील करो बच्चों। इज इट क्लियर? कि अगर ये देखो यहां से रगड़े इलेक्ट्रॉन, अब इन दोनों में मतलब यहां आपका, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ इधर, ये मतलब ये पॉजिटिव होगी और ये नेगेटिव होगी, तो दैट इज द ए बॉडी, दिस इज द बी बॉडी। ओके बच्चों, तो ये पॉजिटिव चार्ज कर दिया आपने, ये नेगेटिव चार्ज कर दिया। भाई जब आप कंगी ये रगड़ते हो ना, आगे पढ़ने वाले हम उसको, ठीक है? तो जब आपने ये फ्रिक्शन किया तो इसमें एक पर क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, और दूसरे पर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो बच्चा कागज को, न्यूट्रल बॉडी को भी खींच लेगा ये। समझ में आ रही बात? धीरे धीरे समझ में आएगी बच्चों आगे। तो ये पहला आवेशन करने की विधि, फर्स्ट विधि थी घर्षण द्वारा। किसको करेंगे हम? इंसुलेटर को। ठीक है, ओके। दूसरी विधि बच्चों, ये समझ में आई बात? एकदम क्लियर, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं बच्चों, ठीक है? ओके, दूसरी विधि बच्चों चालन द्वारा, चालन द्वारा, कंडक्शन मटेरियल में करते हैं ऐसे, चालन द्वारा, बाई कंडक्टिंग मेथड, चालन द्वारा। कंडक्टर में इस मेथड का उपयोग करते हैं, ठीक है? चालन द्वारा किसके लिए? कंडक्टर के लिए, सामान्यतः कंडक्टर के लिए यूज करते हैं, ठीक है बच्चों? कंडक्टर मटेरियल होना चाहिए। ओके बच्चों, तो क्या होता है कि माना दो मटेरियल है आपके, दो कंडक्टिंग बॉडी है। ओके बच्चों, ये बड़ा खूब, और अगर दोनों सेम साइज के हैं, सेम शेप के हैं, मतलब दोनों स्फीयर हैं, दोनों कंडक्टिंग स्फीयर है, दोनों सेम मटेरियल के हैं, अगर इसमें एक नेगेटिव चार्ज है, माना इस पर क्यों नेगेटिव चार्ज है, और मैं इसको भी नेगेटिव चार्ज करना चाह रहा हूं, जबकि ये फिलहाल कंडक्टिंग मटेरियल न्यूट्रल है, लेकिन ये भी कॉपर का और ये भी कॉपर का है, लेकिन ये न्यूट्रल है। तो बच्चों क्या करूंगा मैं? अगर मैं इसको नेगेटिव चार्ज करना चाह रहा हूं, ये ए बॉडी, ये बी बॉडी, ओके बच्चों, तो मैं इससे इसको कनेक्ट करूंगा, चाहे मैं वायर लगा दूं, कंडक्टिंग वायर लगा दूं, या फिर इस बॉडी को इसके साथ क्या कर दूं? टच कर दूं, है ना बच्चों? इस बॉडी को इसके साथ क्या कर दिया? टच कर दिया। तो बच्चों क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहां भी ट्रांसफर हो जाएंगे, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन इधर रहेंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। कब तक? कब तक? जब अगर इन दोनों का शेप साइज सेम है, सेम मटेरियल के हैं, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है,
शेप सेम होना चाहिए, साइज सेम होना चाहिए, मटेरियल सेम होना चाहिए। तो इसमें भी Q/2, इसमें भी Q/2 हो जाएगा। ओके बच्चों, इसको आप बताएंगे कि कब तक ये होने वाला है Q/2 और Q/2। उसके बाद अलग कर लो आप इन दोनों को। तो भाई इधर भी Q/2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी Q/2 इलेक्ट्रॉन। कंडीशन क्या होनी चाहिए? शेप साइज, मतलब क्या बोलेंगे इसको? शेप। ओके, आकार, शेप सॉरी है आकार से, और इनका मतलब जो आकृति है, ये आकार हो गया, ये आकृति होगी बच्चों, है आकृति समान, आकृति और क्या मटेरियल, मटेरियल क्या है आपका? समान है, मतलब धातु समान हो तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये वाली कंडीशन आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर समझ में आई बात नहीं है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनका पोटेंशियल सेम, जब तक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम नहीं होगा तब तक ट्रांसफर होता रहेगा। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? ये विभव क्या है? आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। और आपने स्कूल में पढ़ा होगा, ये देखो, ये छोटा चार्ज और एक बड़ा चार्ज, दोनों सेम धातु के हैं, और किसी से किसी में मैं चार्ज ले जाना चाह रहा हूं, कनेक्ट किया बच्चों, तो कब तक चार्ज ट्रांसफर होगा बच्चों? यह निर्भर करेगा जब तक इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है, तब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा। ऐसा नहीं कि हमेशा बराबर पर होगा। यह बराबर का क्या कंडीशन है? शेप साइज, शेप और आपका धातु क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अगर इनमें से भी एक भी चेंज हो जाएगा तो ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं होगी। लेकिन आपका पोटेंशियल सेम जब तक नहीं हुई दो धातुओं की, तब तक आपके चार्ज ट्रांसफर होते रहेंगे, ठीक है। तो ये बाय कंडक्शन था कि अगर आपको किसी धातु को आवेशित, अगर मुझे इस धातु को पॉजिटिव करना होता तो मैं किसी पॉजिटिव धातु के संपर्क में इसको लाता, मतलब नेगेटिव धातु के नहीं ला सकता था, है ना। तब मुझे क्या पॉजिटिव लाना पड़ता, पॉजिटिव मतलब जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो। और पॉजिटिव चार्ज होने के लिए मुझे उस धातु को पहले कैसे पॉजिटिव करना होता? क्या मुझे उसको पॉजिटिव चार्ज देना होता? न रे ना। उससे क्या करना है? इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं हम पहले ही। समझ रहे हो ना बात को? इज इट क्लियर? तो दैट्स वो है। तो तीसरा मेथड बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा बच्चों, है ना। किसके द्वारा? प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा, कि प्रेरण द्वारा मतलब बिना टच किए हुए, बिना टच किए हुए, कि दैट्स प्रेरण द्वारा। तीसरा प्रेरण द्वारा, बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा बच्चों। इज इट क्लियर? प्रेरण द्वारा क्या होगा बच्चों? आज की क्लास पूरी थ्योरेटिकल क्लास है बच्चों, ठीक है। ओके, कल से आपके डेरिवेशन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। प्रेरण द्वारा, प्रेरण द्वारा मतलब एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है, कैसे भी बना दो आप, बिना टच किए हुए, इंडक्शन द्वारा। ओके बच्चों, बिना टच किए हुए। अगर मुझे इसको नेगेटिव करना, पॉजिटिव करना है, तो जैसे मैंने एक ऐसी बॉडी लाया कि जो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जो भी है, ओके बच्चों, और ये बॉडी बी थी, इसको इसके नजदीक लाया मैं। इसको नजदीक लाने से देखो, जो भी ये मटेरियल है ये एटम से मिलकर बना होगा, और एटम में क्या होते हैं बच्चों? प्रोटॉन, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूम रहे हैं, और न्यूक्लियस में आपके पॉजिटिव चार्ज हैं। होगा क्या बच्चों? जैसे ही आप इसको इसके नजदीक, टच नहीं करना है, तब तो वो कंडक्शन वाला मेथड हो जाएगा। इसके नजदीक लाए तो देखो यहां नेगेटिव चार्ज था, तो यहां के जो, क्योंकि पॉजिटिव तो भारी भरकम है, इनकी ताकत नहीं है उसको बहुत ज्यादा हिलाने की, तो यहां के जो देखो, यहां भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा और पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन होगा और पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो यहां के जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन उस पर रिपल्सन मार देंगे, और रिपल्सन मारेंगे तो होगा क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे इधर, और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएंगे। आएंगे नहीं, वो मतलब थोड़ी सा स्लाइट चेंज होंगे। इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बच्चों, जब आप उच्च कक्षाओं में जाएंगे तब आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन तो दरअसल वेव है,
ठीक है बच्चों। तो वहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, और केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो बच्चों, जब एसपीडी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन के क्वांटम मैकेनिक बिहेवियर के कारण ही आप उसको डिस्क्राइब करते हैं कि एस का शेप आपका स्फेरिकल होगा, और आपका पी का शेप बंडल होगा, डंबल होगा, डी का शेप डबल डंबल होगा, एफ का कॉम्प्लेक्स होगा। तो बच्चों वो क्वांटम मैकेनिक्स से आया हुआ है। इज इट क्लियर कि वहां पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड मतलब इधर को चले जाता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इधर चले गया, अब न्यूक्लियस इधर रह गया। तो इस कारण इसमें हमने क्या उत्पन्न कर दिया, पोलराइजेशन। इस जो अच्छा खासा ये मेटल था उसको हमने पोलराइज्ड कर दिया, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, बस बगल में नेगेटिव चार्ज को दिखा के। समझ में आ रही बात? तो इसको पोलराइज कर दिया। अब मान लिया जाए मुझे इसको जो भी करना है, अगर मुझे पॉजिटिव करना है तो पॉजिटिव वाली बॉडी इधर लाओ, ये ट्रांसफर हो जाएंगे। नेगेटिव करना है तो इसको किसी नेगेटिव वाले के साथ चिपका दो तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। अब मान लिया जाए ये ए हो गया, ये बी हो गया, पोलराइजेशन हो गया। यहां पर क्या हो गया बच्चों, पोलराइजेशन हो गया है। अब मुझे नेगेटिव नहीं चाहिए, तो नेगेटिव नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा बच्चों कि मुझे इस बॉडी को पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाना है बच्चों, तो इस बॉडी को, इसको हटाया आपने और इसको अर्थिंग कर दिया, धरती माता पर भेज दिया। अब जैसे अर्थिंग करेंगे ये इलेक्ट्रॉन भाई गई, तो ये बॉडी कैसी होगी, अब पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही ये बॉडी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गए तो ये पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। सर यूनिफॉर्मली क्यों होते हैं बच्चा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आगे आ रहा है, विभव आ रहा है कि ये यूनिफॉर्मली किसी सरफेस पर क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। हालांकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मैंने इस बी को क्या कर दिया, बाय इंडक्शन द्वारा चार्ज कर दिया। जो पहले क्या थी, न्यूट्रल थी, किसी के नजदीक लाया, मतलब किसी चार्ज बॉडी के नजदीक। अच्छा, इनको पकड़ के रखना होता है बच्चों, नहीं तो पकड़ेंगे नहीं तो ये चिपक जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में बहुत थ्योरी इसमें लिखी गई है बच्चों, तो उसको पढ़ेंगे आप तो आपको एकदम क्लियर आइडिया आएगा। तो दैट्स, और इसके और तरीके भी हैं बच्चों, कोई जरूरी नहीं कि तुम्हें भूसंपर्क इसको अर्थिंग करना, दूसरी बॉडी लाओ जो इलेक्ट्रॉन को खा सके, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। पर निर्भर करेगा कि ऐसी बॉडी लाए जो इलेक्ट्रॉन को लेना चाह रही है। इज इट क्लियर? तो दैट्स, ये आपके क्या है बच्चों, किसी भी बॉडी को आवेशिंग चार्ज करने की तीन जनरल मेथड है बच्चों, ठीक है। एक आपका घर्षण द्वारा, दूसरा आपका कंडक्शन द्वारा मतलब चालन द्वारा, और तीसरा आपका इंडक्शन द्वारा, प्रेरण द्वारा। तो ये तीन मेथड है बच्चों जो आपके किसी बॉडी को आवेश करते हैं। उसके बाद बच्चों अब बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दो, और उसके बाद बच्चों हम चलेंगे कूलम्स लॉ की तरफ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन वहां से हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप लास्ट में अभी उसको चैट माध्यम में भेज दीजिए बच्चों, ठीक है। चैट में आप भेज दीजिए और कल हम या तो क्लास के लास्ट में या क्लास के शुरू में उनके आंसर आपको दे देंगे बच्चों, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कंटिन्यूअसली पढ़ते रहें, मोटिवेट होकर पढ़ते रहें। जितना भी समय हमारे पास है या जितना भी समय आपके पास है आप पढ़ते रहें और अपने शिक्षकों का बच्चों भरपूर उपयोग करते रहें। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, ऑल द बेस्ट।